नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। सत्र 2025-26 के लिए यह मॉडल पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपके परीक्षा में बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो आपको परीक्षा में पेपर मिलेगा वह कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। जो पहला खंड होगा वो खंड अ होगा और खंड अ में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरा खंड होगा वो खंड ब होगा और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तीसरा खंड होगा वो खंड स होगा और इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सबसे पहले हम लोग खंड अ का अध्ययन करेंगे और खंड अ में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसकी शब्द सीमा अधिकतम 50 शब्द है। 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पुरुष और स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। तो इसमें सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में बताना है, फिर उसके प्रमुख पुरुष और स्त्री पात्रों का नाम आपको लिख देना है। तो ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में लिखा गया एक प्रमुख नाटक है। इसके पुरुष और स्त्री पात्रों के नाम इस प्रकार हैं। एक तरफ आपको पुरुष पात्र लिख लेना है, दूसरी तरफ आपको स्त्री पात्र लिख लेना है, फिर उसके नीचे उनका नाम लिख देना है। पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, सकराज है, मिहिरदेव है और स्त्री पात्रों में ध्रुवस्वामिनी है, मंदाकिनी है, कोमा है, खड्गधारणी है और दासी है। तो ये प्रमुख पुरुष पात्र हो गए और ये प्रमुख स्त्री पात्र हो गई। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो आपका अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है वो है एकांकी किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। यहाँ पे सबसे पहले आपको एकांकी की परिभाषा बतानी है, फिर उसकी विशेषता बतानी है। उत्तर में आप लिखेंगे कि एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके बाद आपको विशेषता बता देनी है। विशेषता देख लेते हैं हम लोग। पहली विशेषता है कि एकांकी में जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष या एक ही समस्या का चित्रण होता है। यानी जो एकांकी होता है वो किसी एक घटना से ही संबंधित होता है, घटना के किसी एक पक्ष से संबंधित होगा या एक ही समस्या का चित्रण उसमें किया जाएगा। जो घटना होगा वो कुतूहल वर्धक होगा, प्रभावपूर्ण होगा और आकस्मिक होगा। अगर घटना कुतूहल वर्धक नहीं होगा, प्रभावपूर्ण नहीं होगा, आकस्मिक नहीं होगा तो एकांकी का उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अगली विशेषता हो जाएगी कि एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह होना चाहिए। संकलन त्रय का नाटक की भांति एकांकी में भी निर्वाह होना चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए और सभी पात्र कथा से संबद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अनावश्यक पात्र उसमें आने चाहिए। अगर इतनी विशेषताएं आप लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेखा चित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं उसको बताना है। फिर रेखा चित्र का विशेषता 2-4 विशेषताएं लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि रेखा चित्र का सामान्य अर्थ है रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र। जिस प्रकार चित्रकार रेखाओं और रंगों का प्रयोग कर चित्र बनाता है, उसी प्रकार साहित्यकार भी शब्द रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण करता है। इसे ही रेखा चित्र कहा जाता है। यानी जब कोई साहित्यकार शब्दों का प्रयोग करके कोई चित्र निर्माण करता है, यानी ऐसा रचना में वर्णन करता है कि चित्र रूप से वह हमारे सामने आ जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहा जाता है। अब इतना बताने के बाद उसके बाद आपको रेखा चित्र की विशेषता यहाँ पर लिख देनी है। रेखा चित्र की पहली विशेषता है कि रेखा चित्र एक विषय से संबंधित होती है जिसमें या उसमें समग्रता की प्रवृत्ति होती है। यानी जो रेखा चित्र होता है वह केवल एक विषय से संबंधित होगा और जिस विषय से संबंधित होगा उसका समग्रता से अध्ययन किया जाएगा। रेखा चित्र में तटस्थता अधिक होता है। लेखक जो है तटस्थ होकर के रेखा चित्र को लिखता है। अगली विशेषता है कि रेखा चित्र में अंतः प्रकृति का अंकन मुख्य उद्देश्य होता है। यानी सतही स्तर पर उसका वर्णन नहीं किया जाता है, अंतः प्रकृति का अंकन उसमें किया जाता है। अगली विशेषता है कि रेखा चित्र जो होगा उस साधारण और विशिष्ट दोनों विषयों पर लिखी जाती है। यानी साधारण विषय पर भी रेखा चित्र हो सकता है और विशिष्ट विषयों पर भी रेखा चित्र हो सकता है, लेकिन इसका जो नायक होता है वो सामान्यतः साधारण ही होता है। जैसे महादेवी वर्मा ने गिल्लू लिखा है तो गिलहरी जो है एक साधारण विषय है, बहुत कोई ऐसा पशु नहीं है जैसा शेर है, जैसा हाथी है, तो नायक जो है इसमें साधारण होता है। अगली विशेषता है कि रेखा चित्र जो होता है वो संस्मरणात्मक होता है। यानी स्मृतियों के आधार पर भी रेखा चित्र लिखे जाते हैं।
अंतिम विशेषता है कि रेखा चित्र इतिहास का भी हो सकता है और वर्तमान का भी हो सकता है, यानी इतिहास की घटनाओं का भी रेखा चित्र लिखा जा सकता है और वर्तमान की घटनाओं का भी रेखा चित्र लिखा जा सकता है। तो इतनी अगर विशेषता आप लिख देते हैं तो उत्तर आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, पर्दा कहानी के रचनाकार एवं उसके प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको उत्तर में लिखना है कि पर्दा एक मध्यवर्गीय परिवार की झूठी दिखावा और शान के पीछे सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा पर आधारित कहानी है जो समाज के शोषक वर्ग पर भी व्यंग करती है। इस कहानी के रचयिता यशपाल हैं। इस कहानी में निम्न पात्र हैं, आपको केवल प्रमुख पात्रों के नाम ही बताने हैं। तो प्रमुख पात्र जो है चौधरी पीर बख्श हैं और बरबर अली खान हैं। चौधरी पीर बख्श जो है मुख्य पात्र है, कहानी का नायक है, और बरबर अली खान जो है सूदखोर है या साहूकार है। आप इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो पांचवा प्रश्न है और आपको यहाँ पर बताना है कि आत्मकथा की विशेषता बताइए। आपको सबसे पहले बताना है कि आत्मकथा क्या होता है, फिर आत्मकथा की विशेषता आपको बतानी है। उत्तर में आपको लिखना होगा कि जब कोई लेखक तटस्थ रहकर अपने जीवन के अंतरंग एवं बहिरंग सभी पहलुओं का चित्रण करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। तो आत्मकथा की परिभाषा बताने के बाद इसकी विशेषता आपको लिखना है। पहला विशेषता है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, यानी आत्मकथा व्यक्ति अपना स्वयं लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा ये नहीं लिखा जाता है। अगली विशेषता है कि आत्मकथा हमेशा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, क्योंकि खुद के द्वारा लिखा जाता है और खुद के बारे में लिखा जाता है, इसलिए शैली जो होती है वो उत्तम पुरुष शैली हो जाती है। अगली विशेषता है कि अपने विगत जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से व्यंजित करता है, यानी जो लेखक होता है वो अपने बीती हुई जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से व्यंजित करता है, पक्षपात उसमें तनिक भी नहीं रहता है। अगली जो विशेषता है वो है कि आत्मकथा विशिष्ट और सामान्य दोनों व्यक्ति का होता है, यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति भी अपना आत्मकथा लिख सकता है और कोई सामान्य व्यक्ति भी है वह भी अपना आत्मकथा लिख सकता है। अंतिम विशेषता है कि आत्मकथा का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना होता है, यानी लेखक जो होता है वो अपने अनुभव को दूसरों तक इसके माध्यम से पहुंचाता है। अब अगला जो खंड है वो खंड ब है और खंड ब में आपको लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना है और इसके शब्दों की सीमा 200 शब्द है। 200 शब्दों में आपको उत्तर यहाँ पर देना होगा। छठा प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जो गद्यांश नीचे दिया गया है उसकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। गद्यांश है कि मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह जो गद्यांश है ध्रुवस्वामी नाटक से लिया गया है और इसी की संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुवस्वामी नाटक के पहले अंक से लिया गया है। इस नाटक में प्रसाद ने स्त्री जीवन की समस्या को उठाया है। इतना आपको संदर्भ में सबसे पहले लिख देना है। अब संदर्भ लिखने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे कि जो वो गद्यांश है वो गद्यांश में क्या कहा गया है, इसको आपको प्रसंग में लिखना है। इसमें लिखना है आपको कि मंदाकिनी ध्रुवस्वामी को सकराज के पास भेजने के निर्णय से सशंकित है। वह रामगुप्त के छल कपट और कायरता का वर्णन करती है, यानी रामगुप्त जो राजा है उसके छल कपट और कायरता का वर्णन मंदाकिनी के द्वारा इस गद्यांश में किया गया है। अब इसके बाद आपको व्याख्या लिखना है और व्याख्या में आपको लिखना होगा कि रामगुप्त सकराज से युद्ध न करके ध्रुवस्वामी को उसके शिविर में भेजना चाहता है। मंदाकिनी को जब इस बात का पता चलता है तो वह सशंकित हो जाती है और कहती है कि मूर्खों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करने का निर्णय लिया है और ऐसा करने से जो साम्राज्य का गौरव है वो गौरव नष्ट हो जाएगा, साम्राज्य का जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। वह कहती है कि जब राजा वीर न होकर कायर होता है तो इसी प्रकार से छल कपट कर अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करता है। अगर इतना व्याख्या में आप लिख देंगे तो आपका व्याख्या जो है पूरा हो जाएगा। और व्याख्या लिखने के बाद आप विशेष जरूर लिखिएगा कि इसमें विशेष क्या था। तो विशेष में पहला आप लिख दीजिएगा कि साम्राज्य के स्वाभिमान के लिए मंदाकिनी जो है चिंतित है। दूसरा विशेष लिख दीजिएगा कि रामगुप्त और शिखर स्वामी के छल कपट का चित्रण इसमें किया गया है। तीसरा विशेष लिख दीजिए कि जब वीरता भागती है तो राजा जो है छल का सहारा लेता है, कपट का सहारा
लेता है। अगला जो विशेष हो जाएगा वो मंदाकिनी राष्ट्रभक्त है, वो साम्राज्य के गौरव को बचाना चाहती है। अगला विशेषता आपका ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। गद्यांश है कि अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पाठ की कांटा हो उसकी जड़ खोदकर फेंक दो। ये गद्यांश है जो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है। इसकी व्याख्या संदर्भ सहित आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। और संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस निबंध में भारतेंदु ने भारतीयों के उन्नति का मार्ग बताया है। इतना आप लिखेंगे तो आपका संदर्भ जो है पूरा हो जाएगा। अब संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है और प्रसंग में आपको लिखना है कि इन पंक्तियों में भारतेंदु जी ने भारतीयों का आह्वान किया है कि अपने खराबी के मूल कारण का पता करो और उसे दूर करो, जिससे तुम्हारी उन्नति हो सके, यानी तुम आगे बढ़ सको। इतना आपको प्रसंग में लिख देना है। अब इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या हम लोग पद को देख करके कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, यानी भारतीयों का आह्वान कर रहे हैं कि हे भारतीयों, अब तुम अपनी खराबी, जो तुम्हारे भीतर खराबी है, जो तुम्हारी समस्याओं का जड़ है, उस समस्याओं की जड़ को खोजो और उसको दूर करने का प्रयास करो। जब आप खोजेंगे तो आपकी समस्या धर्म के आड़ में छिपी हुई है, यानी धर्म के कुरीतियों में छिपा हुआ है, धर्म के आडंबर में छिपा हुआ है, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। यानी भारतीय जो है सुख प्राप्त करने के चक्कर में आलसी हो गया है और हमारी समस्या की जड़ वहीं पर छिपी हुई है। आगे कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि उन चोरों को वहां से पकड़ लाओ, यानी उन समस्याओं का वहां से पता लगाओ जो धर्म की आड़ में, सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। उनको बांध बांध कर कैद करो, यानी उसको नष्ट कर दो, इस प्रकार से नष्ट कर दो कि दोबारा फिर वो दिखाई न पड़े। इससे बढ़कर हम क्या कहें, जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसकी सत्यानाश करोगे, उसी तरह जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पाठ की कांटा हो उसकी जड़ खोदकर फेंक दो। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे घर में कोई व्यभिचारी पुरुष घुस रहा हो तो उसका तुम पूरी क्रोध से, पूरी शक्ति लगा करके नाश करोगे, पूरी शक्ति लगा करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करोगे, उसका सर्वनाश करने का प्रयास करोगे। उसी प्रकार से जो है अपने उन्नति के मार्ग में जो भी कांटा है उसको दूर करने का प्रयास करो, पूरी शक्ति उसमें लगा दो। उन्नति के रास्ते में जो भी कांटा हो उसको खोद करके फेंक दो, उसको नष्ट कर दो। इतना आप लिख देंगे तो आपका व्याख्या जो है पूरा हो जाएगा। और व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष जो है जरूर लिखना है। विशेष में आप पहला लिख दीजिएगा कि भारतेंदु ने देश की उन्नति के लिए भारतीयों का आह्वान किया है, भारतीयों को बुलाया है कि आप अपनी समस्याओं को पहचानिए और उसको नष्ट करिए। विशेष में आप दूसरा लिख दीजिएगा कि समस्या का मूल कारण धर्म के आडंबर और सुख में है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है। ये विशेष आप लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह रोज कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको रोज कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। शब्द सीमा अधिकतम 200 शब्द है, लेकिन हमने जो यहाँ पर उत्तर बताया है उसकी सीमा 200 शब्दों से ज़्यादा हमने रखा हुआ है। वो इसलिए कि एक बार कहानी का सारांश आप पूरी तरीके से सुन लेंगे, कहानी को समझ लेंगे तो आपको परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रोज कहानी के सारांश को एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि रोज अज्ञे द्वारा रचित एक ऐसी स्त्री जीवन पर आधारित कहानी है जिसका जीवन मशीनीकृत, यंत्रवत और नीरस हो गया है। मालती जो कहानी की नायिका है वह विवाह से पहले चंचलता, उत्साह और उमंग से भरी है और विवाह के पश्चात उसके जीवन में कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं बचा है। आगे आपको लिखना है
कि लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, पर भ्रातृत्व की अपेक्षा सख्य भाव उनमें अधिक है, यानी भाई की अपेक्षा मित्रता का भाव उन दोनों में अधिक है। वह मालती से मिलने के लिए 18 मील पैदल चल करके उसके घर जाता है। मालती का विवाह हुए 2 वर्ष बीत चुका है। लेखक जो है 4 वर्ष बाद मालती से मिल रहा है। इसके पूर्व लेखक जब मालती से मिला था तो उसका विवाह नहीं हुआ था, यानी लेखक 4 साल के बाद मालती से मिलने का अवसर प्राप्त किया हुआ है और उसके घर जो है जा रहा है। मालती का जो पति माहेश्वर है वो सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, सरकारी डिस्पेंसरी में काम करता है, डॉक्टर है। दोपहर के समय लेखक मालती के घर पहुंचता है। लेखक के आने का मालती के मन में कोई विशेष उत्साह नहीं होता है। मालती यह भी नहीं सोचती कि हमारा भाई है, 4 वर्ष के बाद मुझसे मिलने आया है, इसको लेकर के उसके मन में कोई उत्साह नहीं होता है। मालती लेखक के आने का कारण भी नहीं पूछती है कि किस लिए तुम आए हो, यानी कोई उत्साह नहीं है तो कारण पूछने का कोई औचित्य नहीं बचता है। अब लेखक अनुभव करता है कि मालती के घर का जो वातावरण है वो अत्यंत बोझिल हो गया है। मालती का शरीर दुबला और उसकी मुख मुद्रा जो है मुरझाई हुई है। वह सोचता है यह क्या है, यह कैसी छाया से इस घर पर छाई हुई है, यानी उसका जो पूरा वातावरण है उसके घर का लेखक को अत्यंत बोझिल दिखाई पड़ रहा है। मालती का जो पति माहेश्वर है वो सुबह 7 बजे ही डिस्पेंसरी चला जाता है और 1:30-2 बजे के समय वो आता है। मालती और माहेश्वर दोनों का जीवन इसी प्रकार से यंत्रवत है, यानी मशीन की भांति है, नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। माहेश्वर को रोज एक जैसे ही मरीज मिलते हैं, वही हिदायतें लिखता है, वही नुस्खे लिखता है, वही दवाइयाँ देता है, यानी कुछ भी उसके जीवन में भी नया नहीं है। उसका जीवन भी यंत्रवत है, मशीन की भांति चल रहा है। मालती का जीवन भी यंत्रवत है। वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है। टीटी जो उनके बच्चे हैं उसकी देखभाल करती है। इसके अलावा वो कुछ और नहीं करती है, घर का काम धाम करती है, दूसरा कोई काम उसके द्वारा नहीं किया जाता है। आगे जो है माहेश्वर के आने के बाद लेखक और माहेश्वर भोजन करते हैं, यानी जब माहेश्वर वापस आता है तो लेखक और माहेश्वर भोजन करते हैं। मालती दोनों के बाद भोजन करती है, यानी जब लेखक और वो भोजन कर लेते हैं उन दोनों के बाद भोजन उसके द्वारा किया जाता है। लेखक के पूछने पर वह कहती है कि ऐसा रोज होता है, रोज ही ऐसा होता है, यानी रोज जो है माहेश्वर भोजन कर लेता है तब जाकर के मालती भोजन करती है। माहेश्वर रोज 2:30 बजे भोजन करता है, इसलिए मालती 3 बजे तक भूखी रहती है। चूंकि 1:30-2 बजे तक माहेश्वर डिस्पेंसरी से आता है इसलिए रोज 2:30 बजे भोजन करता है, इसलिए मालती रोजाना 3 बजे तक भूखी रहती है। मालती के जीवन में रोज एक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, यानी रोज एक जैसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं। मालती रोज 3 बजे तक भूखी रहती है। माहेश्वर रोज किसी की टांग काटकर आता है, पानी रोज लेट आता है, टीटी रोज बिस्तर से गिर जाता है, यानी उसके जीवन में एक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, जो दर्शाता है कि मालती का जो जीवन है वो कितना यंत्रवत है, कितना नीरस है, कुछ भी नयापन उसमें नहीं है, यानी उसका जो जीवन है वो अनुभूतिहीन हो गया है, अनुभूति नाम की कोई चीज नहीं बची हुई है। घड़ी का हर घंटे पर बजना, घड़ी जो उसके यहाँ लगा हुआ है हर 1 घंटे पर बजता है और यह बजना और मालती का उसे दोहराना, मालती दोहराती है कि 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। मालती का उसे दोहराना यह बताता है कि मालती का जीवन कितना यंत्रवत है, कितना नीरस है। माहेश्वर जो है शाम को आता है और शाम को गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आता है। गैंग्रीन एक बीमारी होती है जो कांटा चुभने के कारण होता है। माहेश्वर अपने साथ में आम लेकर के आया है जो अखबार में लिपटा हुआ है। मालती आम को धोने के लिए अखबार को पढ़ते हुए लेकर के जाती है, यानी आम को खाने के लिए जब धोने के लिए मालती लेकर के जाती है तो उस अखबार को पढ़ते हुए लेकर के जाती है और दोनों तरफ पढ़ने के बाद ही आम को धुलती है, यानी अखबार को जब दोनों तरफ से पढ़ लेती है तब जाकर के आम को धुलती है। अब यहाँ पर लेखक सोचता है, लेखक फ्लैशबैक में चला जाता है और सोचता है कि हम दोनों स्कूल में एक साथ भर्ती हुए थे, यानी एक साथ पढ़ने जाते थे, स्कूल से भागकर कच्ची अमियाँ तोड़ करके खाते थे, यानी कच्चा आम तोड़ करके खाते थे। मालती पढ़ती नहीं थी, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी। उसके पिता ने एक पुस्तक ला करके दी थी और 20 पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था, यानी उसके पिता ने कहा था कि इस पुस्तक को लो और 20 पेज आपको रोज पढ़ना है। मालती क्या करती थी, 10 पन्ने रोज फाड़ करके फेंक देती थी। 8वें दिन पिता ने जब पूछने के लिए किताब मांगा तो चुप होकर खड़ी रहती है। वही मालती आज अखबार के टुकड़े के लिए
तरस रही है। यानी लेखक सोच रहा है कि जो मालती उस समय पढ़ती नहीं थी, वही मालती आज के समय में पढ़ने के लिए बेचैन हो रही है, अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। लेखक सोचता है कि जो मालती इतनी उद्धत और चंचल थी, वह आज कितनी सीधी और शांत हो गई है, अत्यंत जो है शांत हो गई है। शाम को भोजन करने के बाद आज सब बाहर ही सोते हैं, यानी तीनों जो है बाहर ही सोते हैं। मालती सबसे बाद में भोजन करती है। उसे सोते समय रोज जो है 11 बज जाता है और आज भी जो है 11 उसको सोते सोते बज गया है। रात को सोते समय टीटी जो है बिस्तर से गिर जाता है, पर मालती के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है कि उसका बच्चा बिस्तर से गिर गया है। मालती जो है सचमुच यंत्रवत और अनुभूतिहीन हो गई है, वो मशीन की भांति हो गई है, उसके हृदय में कोई अनुभूति नहीं बचा है। लेखक कहता है कि मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, यानी कोई समस्या इस घर पर छाया के रूप में विद्यमान है। कहानी का अंत मालती के कथन से होता है कि 11 बज गए। इसी से कहानी का अंत होता है, जो मालती के जीवन की ऊब, थकान, नीरसता और यांत्रिकता को दिखाता है। मालती और माहेश्वर का जो दाम्पत्य जीवन है वो एक प्रकार से गैंग्रीन हो गया है। उसके जीवन में निराशा, घुटन, ऊब और विवशता का जो कांटा है वो चुभ गया है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है, तब जाके आपका उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। आपको इसको अपनी भाषा में 200 शब्दों में बना लेना है। 200 शब्दों में बना करके आपको उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब खंड 100 है और खंड 100 में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसकी शब्द सीमा जो है 500 शब्द है। 500 शब्दों में इसको उत्तर आपको देना है। 9वां प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न हो जाएगा, ध्रुव स्वामी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामी का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको ध्रुव स्वामी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामी का चरित्र चित्रण करना है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बहुचर्चित नाटक है। इसकी रचना प्रसाद ने 1933 ईस्वी में की थी। ध्रुव स्वामी इस नाटक की नायिका है, जिसको केंद्र में रखकर नाटक की रचना की गई है, यानी ध्रुव स्वामी को ही केंद्र में रख करके इस नाटक की रचना की गई है। वह गुप्त साम्राज्य की बधू और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है। वाग्दत्ता उसको कहते हैं जिसको विवाह का वचन दिया गया हो। तो ध्रुव स्वामी जो है चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात रामगुप्त राजा बन जाता है और छल पूर्वक ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है। जब रामगुप्त ध्रुव स्वामी को शक शिविर में भेजता है तो वह उसका विरोध करती है। ध्रुव स्वामी के चरित्र की विशेषताएं निम्न है। अब एक एक करके हम लोग चरित्र की विशेषता यहाँ पर देखेंगे। इतना भूमिका है, भूमिका आपको जरूर लिखना है। भूमिका लिखने के बाद ही आपको चरित्र की विशेषता लिखनी है। ध्रुव स्वामी के चरित्र की जो पहली विशेषता है वो है सशक्त नारी। ध्रुव स्वामी जो है एक सशक्त नारी है। ध्रुव स्वामी नाटक की सबसे सशक्त पात्र है। इसी को केंद्र में रखकर नाटक की रचना की गई है। ध्रुव स्वामी में साहस और आत्मबल भरा हुआ है। वह अन्याय का विरोध करने वाली आधुनिक नारी है, यानी उसके खिलाफ जो अन्याय हो रहे हैं वह उसका विरोध करती है और वह आधुनिक नारी की प्रतीक है। ध्रुव स्वामी कठिनाइयों से घबराती नहीं है, उसका सामना करती है। वह चंद्रगुप्त को सकराज के शिविर में अकेले नहीं जाने देना चाहती, साथ जाने का हठ करती है। जब रामगुप्त उसे सकराज के शिविर में जाने के लिए कहता है तो ध्रुव स्वामी उसका प्रतिरोध करती है और प्रतिरोध करते हुए कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। यह कथन दिखाता है कि ध्रुव स्वामी जो है एक सशक्त नारी पात्र है, यानी स्त्री जीवन की जो सशक्तता, जो शक्ति है उसमें विद्यमान है, यानी ध्रुव स्वामी एक सशक्त नारी पात्र है। उसके चरित्र की जो दूसरी विशेषता है वह अत्याचार एवं शोषण का विरोध है। ध्रुव स्वामी जो है अत्याचार एवं शोषण का विरोध करती है। ध्रुव स्वामी स्त्रियों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के अत्याचार एवं शोषण का विरोध करती है। वह कहती है वह रामगुप्त की दासी बनकर नहीं जीना चाहती है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। वह रामगुप्त से अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। वह रामगुप्त के कहने पर सकराज के शिविर में जाने से इनकार कर देती है, नहीं जाना चाहती है, रामगुप्त से मना कर देती है। ध्रुव स्वामी कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता है। यानी ध्रुव स्वामी जो है अत्याचार और शोषण का विरोध करती है, वह किसी प्रकार का अत्याचार और शोषण को सहने के लिए तैयार नहीं है। अगला जो ध्रुव स्वामी के चरित्र की विशेषता है
वह स्वाभिमानी यानी ध्रुवस्वामिनी जो है एक स्वाभिमानी नारी है। वह अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहती है। स्वाभिमानी होने के कारण वह अपने खिलाफ होने वाले सभी अत्याचारों का विरोध करती है, क्योंकि वह स्वाभिमानी है। अगर स्वाभिमानी नहीं होती तो वह अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों का विरोध नहीं करती। यहाँ तक कि रामगुप्त को पति मानने से भी वह इनकार कर देती है। जब रामगुप्त उसे शक शिविर में भेजने पर अड़ जाता है तो उसका नारीत्व जग जाता है और ध्रुवस्वामिनी कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी, यानी अपनी रक्षा मैं खुद कर लूँगी कहती है। यह एक स्वाभिमानी नारी के ही बोल हैं, यानी ध्रुवस्वामिनी के चरित्र में स्वाभिमान दिखाई देता है और उसके चरित्र की यह एक प्रमुख विशेषता है। ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की जो अगला विशेषता है वो है आदर्श प्रेमिका। ध्रुवस्वामिनी जो है एक आदर्श प्रेमिका है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, उसकी वाग्दत्ता है, यानी उसको विवाह का वचन दिया गया है। लेकिन रामगुप्त छल पूर्वक ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है, लेकिन ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। चंद्रगुप्त को देख करके वह कहती है कि कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, जो दिखाता है कि रामगुप्त से विवाह के बाद वह किस प्रकार से अभी भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। यानी ध्रुवस्वामिनी एक आदर्श प्रेमिका है। उसके चरित्र की जो अगली विशेषता है वह है चंद्रगुप्त की प्रेरक शक्ति, यानी चंद्रगुप्त को कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी जो है चंद्रगुप्त को प्रेरणा देती है। चंद्रगुप्त अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, वह अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं करना चाहता है। वह गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, लेकिन रामगुप्त के राजा बनने पर भी वह अपने अधिकार की मांग नहीं करता है। ध्रुवस्वामिनी उसकी वाग्दत्ता है, उसका विवाह रामगुप्त से हो जाता है, पर वह कुछ नहीं करता है। जब रामगुप्त उसे बंदी बनाता है तो ध्रुवस्वामिनी उसे प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती है कि कुमार, मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को। कहने का आशय है कि ध्रुवस्वामिनी जो है चंद्रगुप्त को प्रेरणा प्रदान करती है, कार्य करने के लिए प्रवृत्ति करती है, उसको आगे बढ़ाती है। इतनी विशेषताएं आपको ध्रुवस्वामिनी के चरित्र में मिलेंगी, तो आपको इतनी विशेषताओं को लिख देना है। आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जब उत्तर पूरा हो जाएगा यहाँ पर आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि ध्रुवस्वामिनी के चरित्र में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर में आपको लिखना है कि निबंध मूलतः आधुनिक युग की देन है, यानी आधुनिक काल में ही निबंध का उद्भव हुआ है। आधुनिक काल के आरंभ में पत्रकारिता का आरंभ हुआ, नवजागरण का आगमन हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति का आगमन हुआ और अंग्रेजी भाषा से संपर्क हुआ। इन सभी कारणों से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी निबंध का उद्भव हुआ। हिंदी निबंध उद्भव भारतेंदु युग में होता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की उसमें केंद्रीय भूमिका है, इसलिए उनको केंद्र में रख करके हिंदी निबंध के विकास को 3 भागों में बांटा जाता है। जो शुक्ल जी से पहले का समय है उसको शुक्ल पूर्व युग कहा जाता है, वो 1850 से 1920 तक है। दूसरा युग शुक्ल युग है, जो रामचंद्र शुक्ल का युग है, वो 1920 से 1940 तक का समय है। तीसरा जो है शुक्लोत्तर युग है, जो 1940 से लेकर के अब तक विद्यमान है। निबंध के विकास को इन्हीं 3 भागों में बांटा जाता है और इन्हीं 3 भागों में बांट करके हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो पहला है वो शुक्ल पूर्व युग है, यानी शुक्ल जी के पहले का युग है। इसमें 2 युग आता है, एक तो भारतेंदु युग आता है और दूसरा द्विवेदी युग आता है। हिंदी निबंध का जो उद्भव हुआ है वो भारतेंदु युग में हुआ है और भारतेंदु युग में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, जैसे कवि वचन सुधा हो गया, हिंदी प्रदीप हो गया, ब्राह्मण हो गया, इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में हिंदी निबंध का विकास होता है। इस युग में यानी भारतेंदु युग में जो राजनीति है उस पर निबंध लिखे गए हैं, सामाजिक विषयों पर लिखे गए हैं, साहित्यिक विषयों पर लिखे गए हैं, यानी राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक सभी विषयों पर निबंध भारतेंदु युग में लिखे गए हैं। इस युग के प्रमुख निबंध और निबंधकारों का आपको उदाहरण दे देना है। उदाहरण देने से आपकी परीक्षा में नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिनके द्वारा भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनके द्वारा साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है लिखा गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने समझदार की मौत नामक निबंध लिखा है। तो उदाहरण में आपको ये सभी चीजें लिख देनी है।
शुक्ल पूर्व युग जो दूसरा युग आता है वो द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में भी निबंध का विकास पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हुआ है और इस युग में जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी वो सरस्वती पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका इस युग की केंद्रीय पत्रिका थी। इस युग में राजनीति के ऊपर निबंध लिखा गया है, समाज के ऊपर निबंध लिखा गया है, इतिहास के विषयों पर निबंध लिखा गया है, पुरातत्व और व्याकरण जैसे विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। अब इस युग के जो प्रमुख निबंध और निबंधकार हैं उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम है जिनके द्वारा कवि कर्तव्य लिखा गया है। बाल मुकुंद गुप्त का नाम है जिनके द्वारा शिव शंभू के चिट्ठी लिखा गया है। सरदार पूर्ण सिंह का नाम है जिनके द्वारा आचरण की सभ्यता लिखा गया है। अब शुक्ल पूर्व युग के बाद शुक्ल युग शुरू होता है। शुक्ल युग जो है हिंदी निबंध के दूसरा युग है और इस युग में रामचंद्र शुक्ल खुद विद्यमान थे। सबसे महत्वपूर्ण जो है हिंदी निबंधों की दृष्टि से यह युग माना जाता है। शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर निबंध के शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है और इस युग के प्रमुख निबंध और निबंधकार इस प्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं जिनके द्वारा मित्रता नामक निबंध लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद हैं जिनके द्वारा यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध लिखा गया है। गुलाब राय हैं जिनके द्वारा मेरी असफलताएं नामक निबंध लिखा गया है। शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग शुरू होता है और शुक्लोत्तर युग में आकर के हिंदी निबंधों में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इस युग में आकर हिंदी निबंधों में वैयक्तिकता का पुनः समावेश होता है, यानी जो वैयक्तिकता भारतेंदु युग में विद्यमान थी उसी वैयक्तिकता का पुनः समावेश होता है और विषयों में विविधता आ जाती है। कई और विषयों पर निबंध लिखे जाने शुरू हो जाते हैं। इस युग के निबंध की कई शैलियां विकसित हुई, अनेक शैलियों में निबंध लिखा जाना शुरू हुआ। इसमें पहला है वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंधों में तर्कपूर्ण चिंतन को लिखा जाता था। लेखक अपने विचारों को इसके माध्यम से व्यक्त करता था। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है मिट्टी की ओर, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है विचार और अनुभूति। तो ये वैचारिक निबंधों के उदाहरण है, आपको उदाहरण परीक्षा में जरूर लिखना है। व्यंग निबंध है, यह भारतेंदु युग से ही लिखा जा रहा था लेकिन बीच में बंद हो गया था। शुक्लोत्तर युग में पुनः इसकी शुरुआत होती है। इसके माध्यम से जातिवाद पर व्यंग किया जाता है, छुआछूत पर व्यंग किया जाता है, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग किया जाता है। और प्रमुख निबंधकार जो हैं इसके हरिशंकर परसाई हैं जिनके द्वारा सदाचार का ताबीज लिखा गया है। शरद जोशी हैं, शरद जोशी ने लिखा है कि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। तो उदाहरण आपको जो उदाहरण हम बता रहे हैं ये आपको परीक्षा में जरूर लिखने हैं। ललित निबंध की भी शुरुआत होती है इसी युग में और ललित निबंध वे निबंध होते हैं जिनमें जो निबंधकार होता है वह अपने भावनात्मक व्यक्तित्व को सरस, आत्मीय और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें कल्पनाशीलता और सहजता पर बल दिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कुटज, देवदारू जैसे निबंधों की रचना की गई है। विद्यानिवास मिश्र ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और हल्दी धूप जैसे निबंधों की रचना की है। तो उदाहरण आप देते हुए जब प्रश्नों को लिखेंगे तो आपको नंबर अधिक परीक्षा में मिलेगा। आपको उसके बाद निष्कर्ष भी लिख देना है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी निबंध का उद्भव भारतेंदु युग में हुआ पर शुक्ल जी की केंद्रीय भूमिका रही है। शुक्लोत्तर युग में आकर हिंदी निबंध के विषयों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से और मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए और ढेर सारे मॉडल पेपर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।